क्या आपको पता है एक कंपनी है, उस कंपनी ने ऐसे काम किए कि विदेश में हजारों लोगों की जान चली गई। कंपनी के अधिकारी जेल में डाल दिए गए, कंपनी को बैन कर दिया गया, लेकिन समय बीत गया, कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और फिर से धंधा जमा। नया नाम, नया मालिक, नया निजाम। काम वही जहरीला, लेकिन काम शुरू कहाँ हुआ? यहीं हमारे बीच, भारत में। और खुली कैसे? सब जवाब गोलमोल। आज इसी जहर निकालने वाली कंपनी की कहानी हम सुनते हैं। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सबसे पहले चलिए इटली, एक खूबसूरत देश जहां पास्ता, पिज्जा और एकदम नीले रंग के पानी वाले तालाब होते हैं। यहीं के उत्तरी भाग यानी नदर्न इटली में एक प्यारा सा शहर है विचेंजा। साल 1965 इस विचेंजा में एक छोटा सा कारखाना खुल रहा है, मिटेनी। रिसर्च सेंटर की तरह शुरू हुआ। कारखाना दवाइयों के लिए केमिकल बनाने लगा। शुरुआत में सिर्फ एक कारखाना लगता है, लेकिन अगले 54 सालों में ये जगह हजारों की कब्र में तब्दील हो जाने वाली थी। जो बच्चे यहाँ पानी पी रहे थे, उन्हें 10 साल की उम्र में कैंसर होने वाला था। किसानों के खून में केमिकल मिलने वाला था और कंपनी सब जानते हुए सब होने दे रही थी। इस कहानी को समझने के लिए पहले केमिकल के बारे में जानिए। PFAs, फॉरएवर केमिकल्स, ये क्या है और कहाँ इस्तेमाल होते हैं? PFA यानी पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। इनका इस्तेमाल खाना बनाने के बर्तनों में, खासकर नॉन स्टिक बर्तनों में, फूड पैकेजिंग में, मेकअप के सामान में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में और यहाँ तक कि पीने के पानी में भी हो जाता है। हालांकि इस केमिकल को हमारे शरीर के लिए बहुत घातक माना जाता है। इससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बच्चों में एलर्जी और एज़मा का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, मोटापा, डायबिटीज़ और किडनी से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं और ये कैंसर का जोखिम भी बहुत बढ़ा देता है। ये PFA जल्दी नष्ट नहीं होते, ये सालों तक पर्यावरण और हमारे शरीर में मौजूद रह सकते हैं। तो ऐसे PFA इस्तेमाल होते क्यों हैं फिर? क्योंकि ये केमिकल पानी को रोकता है, तेल को रोकता है, गर्मी को झेलता है, एसिड और बेस दोनों को सहन कर सकता है। और जब ये आपके शरीर में चला जाता है, मान लीजिए आपने दूषित पानी पी लिया, तो वो शरीर में रह जाता है, आपके खून में, आपके लिवर में, आपकी किडनी में। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर, इटली की कंपनी मिटेनी पर। हमने आपको बताया ही कि कंपनी केमिकल बनाती थी और तमाम केमिकल में जो कचरा निकलता था उसमें ये जहरीला PFA मिला होता था। अब कारखाने से निकलने वाला सारा कचरा, सारा PFA भरा हुआ कचरा, सारी जहरीली गंदगी सीधे नदी में डाल दी जाती थी और ज़मीन में भी। और उस कचरे की छटनी नहीं होती थी। कोई सावधानी नहीं, कोई पर्यावरणीय मानदंड नहीं, बस उगल दो और भूल जाओ, वही वाला हिसाब चल रहा था। लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। अमेरिका के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत आने वाली पबमेड सेंट्रल की एक रिपोर्ट कहती है कि 190 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह PFA से जहरीला हो गया। 3.5 लाख लोगों के पीने का पानी दूषित हो गया। किसानों की सिंचाई की ज़मीन जहरीली हो गई। मेडिकल जांच में जब खून का परीक्षण किया गया, जांच हुई, तो परिणाम आए वो डरावने थे। PFA से जुड़े कुछ एलिमेंट्स का जो सुरक्षित स्तर माना जाता है वो 8 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर था, लेकिन विचेंजा के लोगों के खून में इसका स्तर 44 नैनोग्राम पर मिलीलीटर पाया गया। कुछ लोगों में तो 140 तक भी था। और इसका परिणाम क्या था? किडनी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, थायराइड की बीमारी, लिवर को नुकसान, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस। अकेले विचेंजा प्रांत में लगभग 4000 लोगों की मौत हुई। 4000, एक छोटे से कारखाने की वजह से। ये केमिकल कितने खतरनाक है, सुनिए एक्सपर्ट से। ये हमारे शरीर को 4 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले ये हमारे DNA को डैमेज करता है, जिससे हमारे रेप्लिकेशन साइकिल में चेंजेस आते हैं। ये हमारे हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। तीसरा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, जिससे हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एंड चौथा, ये हमारा कैंसर सेल के ग्रोथ और उसके स्प्रेड को प्रमोट करता है और इसी वजह से इसे WHO ने कार्सिनोजेन का दर्जा दिया। 2013 में ARPAV, इटली के वेनेतो शहर की पर्यावरण एजेंसी ने एक जांच की। उसमें PFAS कंटैमिनेशन का पता चला। जल परीक्षण ने मिटेनी के पानी में चिंताजनक मात्रा पाई, जिससे इटली के 3 शहरों में, विचेंजा, पादुआ और वेरोना, इनमें इमरजेंसी घोषित हुई। रेड एरिया बना दिए गए। पूरा स्कैंडल खुल गया। इटली की अदालत ने 2019 से 2021 के बीच मिटेनी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे चलाए। आरोप था कि कंपनी ने जानबूझकर पानी को जहरीला किया और एक पूरी आबादी को जहर दिया। ये सिर्फ व्यावसायिक लापरवाही नहीं थी, जानबूझकर किया गया अपराध था। मुकदमे चले और खूब चले और जून 2025 में विचेंजा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
मिटेनी के 11 पूर्व अधिकारियों को कुल 141 साल की जेल की सजा दी गई। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी कारखाने के एग्जीक्यूटिव को सीधे पर्यावरणीय आपदा के लिए इतनी बड़ी सजा मिली हो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। सजा के पहले यानी 2018 में मिटेनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, कंपनी बंद हो गई और जब कंपनी की नीलामी हुई तो मशीन और बाकी सामान 300 डब्बों में भर के भारत चला आया। और यही है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा कि जिस मिटेनी को बंद कर दिया गया उसकी मशीनें, उसके उपकरण, उसकी तकनीक सब भारत आई। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया में एक सुंदर तटीय इलाका, सुखद खेती की ज़मीन और यहाँ लगाई गई उसी कारखाने की मशीनें। भारत की किस कंपनी ने इसे लगाया? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। 2019 में मिटेनी के दिवालिया घोषित होने के बाद उसे वीवा लाइफ साइंसेज ने खरीदा। ये मुंबई की एक कंपनी है और इसका मेन बिजनेस है एसिटाइल इंटरमीडिएरीज को बनाना, केमिकल्स होते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज ने मिटेनी की पूरी संपत्ति खरीद ली थी और सिर्फ मिटेनी की संपत्ति नहीं खरीदी, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 14 पेटेंट्स, 41 रीच रजिस्ट्रेशन यानी यूरोपीय संघ की परमिशन, सारा फॉर्मुलेशन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डेटा और उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा भी खरीद लिया। एक दस्तावेज में कंपनी ने कहा कि हम मिटेनी का मार्केट शेयर लेना चाहते हैं। 2025 की शुरुआत से ही लोटे परशुराम एरिया में कंपनी में काम चालू हो चुका है। आप समझिए, इटली में एक कारखाना बंद किया गया क्योंकि यूरोप के पास PFAs के ऊपर सख्त कानून हैं। लेकिन 2019 में जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वाले ये मशीन ला रहे थे तो भारत के पास कोई आपत्ति नहीं थी। जब रत्नागिरी के लोगों ने इस फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाई तो तरह तरह के बयान आए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का बयान आया कि हम मिटेनी की तरह नहीं है, हमारे यहाँ सख्त नियंत्रण है, हम नदी में सीधे कचरा नहीं डाल रहे। इससे इतर 2023 में भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इसने लोटे परशुराम के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की एक जांच की थी। ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, 2023 की जांच है। ये वही प्लांट है जहाँ सभी कारखानों का कचरा जाता है। और आपको मालूम है कि रिजल्ट्स क्या थे? 252 सैंपल्स में से सिर्फ 165 सैंपल ही ठीक निकले और अदालत ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा दी। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि अगर कोई प्रोजेक्ट चिपलून के लोगों के लिए अच्छा नहीं है तो मैं भी इसे अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन पहले सब जानकारी एकत्र करनी चाहिए। लेकिन मशीनें पहले से ही यहाँ हैं, काम पहले से ही चल रहा है, क्या जानकारी एकत्र पहले नहीं करनी चाहिए थी? रत्नागिरी के लोग डर रहे हैं और उनका डर जायज़ है। ये तटीय इलाका है जो कृषि पर निर्भर है, मछली पालन पर निर्भर है। सवाल आता है, भारत में ऐसी कंपनी लगी कैसे? क्या ये नियमों की कमी है? क्या निगरानी कमजोर है? सुनते हैं एक्सपर्ट को। लेकिन उसके अंदर एक प्रक्रिया है जिसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, 2006 का नोटिफिकेशन है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी इंडस्ट्री कितनी हजार्डस या हार्मफुल है और किस कैटेगरी की इंडस्ट्री है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में इस समय ऑपरेशनल है और जो एक कंसर्न बनी हुई है वो जनरली रेड कैटेगरी इंडस्ट्री में आती है। और कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो रेड कैटेगरी इंडस्ट्री है तो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है। उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है। उस एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि पहले से उनके पास कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ऑपरेट किस चीज का है। अगर नई कंपनी है तो उसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल नई सिरे से देखता है। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर उस किसी नए केमिकल का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एडिशन होता है तो उसको री एग्जामिन करना पड़ता है कि इससे क्या पुराना एनवायरमेंट क्लियरेंस इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे उनको मिटिगेट करने के लिए काफी है या नए की आवश्यकता। इस केस में हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस इंडस्ट्री को जो परमिशन दी गई है वो किन कंडीशंस पे दी गई है, उसके क्या कंप्लायंसेस हैं और उसने भारत के जितने भी कानून हैं उनका पालन करते हुए इस हजार्डस केमिकल का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया है या नहीं किया है। तो कानून जरूर है, लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्टली ये पर्टिकुलर केमिकल अभी इंडिया में बैन नहीं है, शायद इस लीगल स्पेस का फायदा उठाते हुए एक जनरल कैटेगरी के अंदर परमिशन दी गई है, ऐसा लगता है। बाकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो तो जब पेपर्स देखे जाएंगे तभी पता चलेगा कि किस तरीके से परमिशन इनको किस आधार पर मिली। साल 2025 में कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया। फिर अक्टूबर 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण FSSAI ने एक प्रस्ताव दिया, खाद्य पैकेजिंग में PFAs न लगाया जाए।
हालांकि ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के काम पर कितना असर डालेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB कहता है कि रूटीन निरीक्षण करेंगे। रिएक्शन तो है, लेकिन ये तब क्यों जब लोगों के सवाल उठना शुरू हुए। मिटेनी ने एक सबक सिखाया, पर क्या वो सबक सीख लिया गया है? ये सारे सवाल समय के पेट में हैं। अभी बस इतना पता है कि एक कंपनी है हजारों मौतों की जिम्मेदार, अब नए कलेवर में हमारे बीच है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।